हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवीन आनंद जोशी जी जुड़ गए हैं। हम उनसे अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। नमस्कार जी। नवीन जी, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर दो सीटों की मुख्यतः बात करेंगे। सबसे पहले छिंदवाड़ा की बात करेंगे और फिर मंडला की बात करेंगे। छिंदवाड़ा की जो सीट है, कहा यह जाता है कि इस किले को भेदना बहुत मुश्किल है। खुद राजनीति के चाणक्य यानी कि अमित शाह ने कमान संभाली और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी किसी से पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने भी सबसे ज्यादा दौरे अगर किसी सीट पे किए हैं तो वो है छिंदवाड़ा। क्या वजह ऐसी है कि जिसकी वजह से इस किले को भेदना मुश्किल है? देखिए आयुषी जी, इस सीट को लेकर के पूरे देश की नजर है। कारण यह है कि ये सीट कभी भी कांग्रेस के खाते से निकल नहीं पाई। केवल एक 97 का अपवाद छोड़ दें तो इस शुरुआत से इस पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। और पिछले 9 चुनावों से तो कमलनाथ इस पर सीधे सीधे उनका ही कब्जा है और उनके परिवार का यानी उनके बेटे का पिछले चुनाव से इस पर पूरी तरह से कब्जा है। तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जैसे सत्ता में आई विधानसभा चुनाव के उपरांत ही उसने ये तय कर लिया था कि ये इस बार लोकसभा 29 भी हमें निकालना है। 28 सीट वो जीत चुके थे, केवल यही एक सीट उनकी रह गई थी। इसके पीछे कई कारण है। कमलनाथ का वहां पर जनता के बीच लगातार संपर्क बनाए रखना, दूसरा उनके अपने जितने उन्होंने यहाँ पर जिसको छिंदवाड़ा मॉडल कहते हैं उस पर कई काम किए उन्होंने। खासकर रोजगार को लेकर के काम किया। यहाँ के गरीब आदिवासी और जो पिछड़े वर्ग इलाके से लोग आते हैं उनको कई अच्छे जॉब्स दिलवाए, वहां पर अच्छे ट्रेनिंग कोर्सेज चलाए, जिसको लेकर के कहते हैं कि छिंदवाड़ा मॉडल देश में सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में कभी बारामती हुआ करता था एक ऐसा जिला जिसको मॉडल बनाया है, इसी तरह मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा को कहते हैं। तो कमलनाथ का उस पर पूरा सियासी पकड़ भी है और वो भावनात्मक पकड़ भी रखते हैं। कारण ये कि वो लंबे समय से वहां पर है, हालांकि वो रहने वाले कलकत्ता के हैं, लेकिन उन्होंने जो मिश्रा जी के 81 से वो वहां पर काम कर रहे हैं, 84 से काम कर रहे हैं उसी क्षेत्र में। तो आप ये देखिए कि उन्होंने वहां पूरी तरह से लोगों के बीच अपनी पैठ बना ली है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने न केवल उनके अपने लोगों को तोड़ा, बल्कि एक सिटिंग एमएलए तोड़ा, एक महापौर को वहां से उन्होंने अपने पक्ष में किया। दीपक सक्सेना जो उनके सबसे विश्वसनीय कहे जाते थे, उनके लिए उन्होंने छिंदवाड़ा सीट छोड़ी विधानसभा चुनाव में जब वो जीत गए थे उनके लिए। तो उनको भी भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लेकर के आई। और जैसा कि आपने जिक्र किया आयुषी जी के अमित शाह खुद इस सीट पर मेहनत कर रहे हैं। इससे इस सीट का महत्व समझा जा सकता है कि कितना बड़ा इसको लेकर के ऊपर लेवल पर बात चल रही होगी कि छिंदवाड़ा हमें हर हाल में चाहिए। और एक चीज मैं इसमें जोड़ देता हूं कि जब माननीय नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे थे और नर्मदापुरम में एक सभा ले रहे थे, वहां भी उन्होंने छिंदवाड़ा का जिक्र किया। उन्हें छिंदवाड़ा सीट की चिंता इतनी है कि वे कई किलोमीटर दूर बैठ करके भी उसकी सीट के लिए वोट मांग रहे थे नर्मदापुरम में की जनता से। तो इसका मतलब आप ये देखिए कि इस सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया हुआ है। जी बिल्कुल। छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो देखिए, मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर निशाना साधा था। एक बयान सामने आया था मुख्यमंत्री का जिसमें उन्होंने कहा था कि कमलनाथ और उनके बेटे की आय लगातार दुगनी होती जा रही है, लेकिन छिंदवाड़ा वासियों की आय दुगनी नहीं हुई है। उन्होंने सिर्फ खुद का विकास किया है। लेकिन अंचल की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा में चाहे कितने ही बयानबाजी बीजेपी के द्वारा क्यों ना की जाए, लेकिन विकास किया तो गया है। देखिए, यदि विकास नहीं होता तो कोई प्रत्याशी एक बार जीतता है, 2 बार जीतता है, इतनी बार लगातार कमलनाथ का वहां से जीतना, इसे ये नहीं कह सकते कि उन्होंने वहां की जनता का विकास नहीं किया है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में है और वो चाहती है कि ये सीट भी हासिल करे, इसलिए ये आरोप है। लेकिन वहां की जनता ने कभी इस बात को लेकर के कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की। खासकर कमलनाथ और उनके परिवार के प्रति उनकी जो निष्ठा है वो कभी कम नहीं हुई है। राजनीतिक कारण हो सकते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि उनके लोग उनको छोड़ करके जा रहे हैं, कुछ पद भी हो सकता है, कुछ प्रतिष्ठा का सवाल हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्षेत्र की जनता ने अभी तक नकारा है। कमलनाथ, आप विधानसभा का पिछला चुनाव देखिए, सभी 7 सीटें वो वहां की विधानसभा की उनके पक्ष में ही है। मतलब छिंदवाड़ा की लोकसभा की हम बात करें तो सारा पूरा लोकसभा कांग्रेस में है इस समय छिंदवाड़ा में। जी
वहीं मंडला की वहीं मंडला की भी अगर हम बात करें तो सर यहाँ पर हम देखेंगे कि मंडला में इस बार चुनाव का जो शोर है कहीं ना कहीं सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह है कि मंडला सीट में सन्नाटा नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा है, मंडला का हाल अभी इस तरह से हम यदि इसको समझने की कोशिश करें तो विधानसभा के वहां के परिणाम से आप जाइए। जब फग्गन सिंह कुलस्ते को इस बार मतलब आप देखा होगा आपने कि विधानसभा में राष्ट्रीय नेताओं को उतारा गया था और जो मंडला में उनकी स्थिति जो हार का जो स्थिति बनी, उनकी जो स्थिति में वो आ गए थे, उसके बाद से ये लगने लगा था कि उनको इस बार किनारे कर दिया जाएगा, लेकिन उनको टिकट दिया गया। उनको न केवल टिकट दिया गया बल्कि उनके लिए प्रचार भी और किया जा रहा है और धुआंधार प्रचार है। तो मुझे लगता है कि फग्गन सिंह जी को मतलब इस समय भरोसा जताया गया है केंद्र के नेताओं ने और उन पर यकीन है। तो क्योंकि ये चुनाव जो हो रहे हैं ये कुल मिलाकर के ये चुनाव मोदी जी की पुनर्स्थापना का चुनाव कहा जा रहा है और इसमें जो लहर है वो भी मोदी जी के चेहरे की ही आधार पर ही लहर को रूप दिया गया है, इसमें और कोई लहर नजर नहीं आती। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी आश्वस्त है मंडला सीट को लेकर के। उसको ऐसा नहीं लगता कि ये कोई इसमें संकट आएगा उनको। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें जनता की तो देखिए जनता का मूड सिर्फ जनता ही जानती है। जनता विकास के मुद्दों को लेकर आज सामने आई है, रोजगार के मुद्दे को लेकर सामने आई है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, महंगाई का भी मुद्दा सामने आया है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें नवीन जी तो यहाँ पर हम देखेंगे कि युवाओं में रोजगार को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश है। अगर हम बात करें तमाम घोटालों की, पटवारी घोटाले की बात की जाए या दूसरी परीक्षाओं में हुए घोटालों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये जो नाराजगी है, क्या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव पर भी? देखिए, बिल्कुल, ये आप किसी भी सीट पर हम यदि चर्चा करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि मुद्दे इस समय दो ही चले हैं। यदि होना चाहिए रोजगार और महंगाई। तो बेरोजगारी इस समय पूरे मध्य प्रदेश की या पूरे देश की हम बात कर ले तो वहां पर युवाओं के पास रोजगार तो नहीं है। ये या तो वे अपने खुद के जिसको हम कहते हैं स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हैं या फिर वे कहीं और जाकर के अपने देश से कहीं और जाकर के नौकरियां ढूंढते हैं। तो बेरोजगारी तो पूरे देश में है, व्याप्त है और जो टारगेट जिसका जो कहा गया था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे वो पूरा नहीं हुआ है। तो बेरोजगारी तो मुद्दा बड़ा है, लेकिन सवाल है कि महंगाई और बेरोजगारी के इस मुद्दे पर कांग्रेस ने पूरे इन पिछले 5 सालों में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया। उसके तमाम विपक्षी दलों की हम बात करें जो इंडी गठबंधन इसको कहते हैं, उसमें भी कहीं कोई मतलब आप बताइए कि जब गैस के दाम इतने हो गए 1100 रुपए के ऊपर निकल गया तब भी किसी ने आंदोलन नहीं किया। वो तो चुनाव के कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी ने स्वतः ही केंद्र की सरकार ने 200 रुपए कम कर दिए, उसके पहले रक्षाबंधन पर 100 रुपए कम कर दिए। तो ये कहा यह जाता है कि जब महंगाई की इतनी मार पड़ रही थी तब विपक्षी लोग कहाँ थे? उन्होंने न पेट्रोल के दामों पर कोई हल्ला मचाया, न गैस के दामों पर कोई शोर किया और न किसी बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई रैली निकाली। अभी जो रैली भी राहुल जी निकाल रहे हैं उसमें भी केवल उन्होंने पहले भारत जोड़ो पर रैली निकाली, दूसरी उन्होंने न्याय यात्रा निकाली, उसमें भी कहीं बेरोजगारी और महंगाई को हाईलाइट नहीं कर पाए वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश की जनता में जब ये मैसेज छोड़ने में नाकाम रहे हैं, जिस मुद्दे की आप बात कर रही हैं, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी यदि विपक्ष में होती तो आप ये देखते कि इस मुद्दे को कितना हाइट पर लेकर के जाते वो लोग। ये कांग्रेस और उसके गठबंधन के लोगों की कमजोरी कही जाएगी कि वे इस मुद्दे को ठीक ढंग से प्रचारित नहीं कर पाए। बिल्कुल, आपकी इस बात से नवीन जोशी जी मुझे ना एक तस्वीर यहाँ पर याद आई। आपको भी शायद वो तस्वीर जरूर याद होगी जब स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़कों पर आई थी और दाम को लेकर, सीएनजी के दाम को लेकर जिस तरीके से उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था, ऐसे ही आंदोलन की अगर हम बात करें। और अभी आपने जिक्र किया कि विपक्ष एक बहुत अहम भूमिका निभाता है और विपक्ष चाहे तो उन सभी मुद्दों को हाईलाइट कर सकता है जो जनता के बीच महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस जो है इन सभी मुद्दों को उठाने में बिल्कुल नाकारा साबित हुई है।
बिल्कुल ठीक, आपने जो तस्वीर की याद दिलाई है वो तस्वीर भी याद करिए। जब देश की जनता भूली नहीं है वो तस्वीर जिसमें देश के सिलेंडर लेकर के वो रोडों पर सड़कों पर निकल आए थे। इधर जब प्याज के दामों पर रखी हुई थी तो सरकार गिर गई थी अटल जी की। इसके अलावा आप ये देखिए कि मतलब महंगाई कितना बड़ा इशू था जिस पर यदि विपक्ष के लोग चाहते तो मोदी जी का ये जितना मेहनत उनकी 5-10 सालों की हम कह रहे हैं जिसमें उन्होंने कई बड़े इश्यूज पे काम किया, चाहे वो धारा 370 की बात हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, उस पर दोनों पर यदि इन बड़े इश्यूज पर भारी है तो महंगाई और बेरोजगारी बहुत भारी इश्यू हो सकता था। लेकिन कांग्रेस की इसमें जो नाकामी है वो साफ तौर पर नजर आती है और उसके विपक्षी दल भी जो उसके सहयोगी दल हैं उनके साथ गठबंधन के, उन्होंने सनातन धर्म को भला बुरा कहने का साहस दिखाया लेकिन वे इस मुद्दे पर चुप रहे। इस मुद्दे पर उन्हें मौन नहीं रहना था। इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर यदि वे उठाते तो आज जो जनता एक कह रहे हैं कि जिस लहर के साथ जा रही है वो शायद उसके लहर नजर नहीं आती, क्योंकि आप देखिए कि वोट करने से पहले व्यक्ति बहुत विचार विमर्श करता है, खुद से खुद का चिंतन करता है। जब आज किसी नए मतदाता को आप वोट के लिए जाता है तो वो किसी पार्टी, किसी नेता, किसी व्यक्ति के से अतिरिक्त वो खुद का पहले भविष्य देखता है और जब वो भविष्य देखता है तो उसमें वो पाता है कि मेरे पास रोजगार के साधन नहीं है, मैं महंगाई से दो चार हो रहा हूँ। तो यदि वो इस स्थिति में है तो वो वोट करने के पहले कई बिंदुओं पर विचार करके वोट करेगा। पर इन विषयों को जब हम उनके सामने लाए नहीं, जनता को हमने ये बातें बताई नहीं, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, मनमोहन सिंह की सरकार से लेकर के मोदी जी की सरकार के बीच महंगाई ने और बेरोजगारी ने किस स्तर पर आकार ले लिया, ये हम बता ही नहीं पाए, समझा नहीं पाई विपक्ष जनता को। इस कारण से मुझे लगता है कि वो इस जो वर्तमान में जो जिस वोट की हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वहां कहीं न कहीं पिछड़ती नजर जरूर आएगी। बिल्कुल। अगर जबलपुर की बात करें सर यहाँ पर, क्योंकि 6 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और ये 6 की 6 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जबलपुर की अगर हम बात करें तो जहाँ पर दूसरी सीटों पर हमने देखा कि पुराने नेतृत्व पर भरोसा जताया गया है, वहीं जबलपुर में नए चेहरे आमने सामने होने वाले हैं। जबलपुर संसदीय सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 1996 से बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या ये कब्जा बरकरार आगे रहेगा? क्योंकि जिस तरीके से एक विपक्ष की तरफ से भी लहर चली हुई है और जनता में कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए, जबलपुर में अभी तक तो हम ये कह सकते हैं कि वहां के लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के राकेश सिंह जी का वो रहा। पहले वहां पे बाबूराव परांजपे, जयश्री बनर्जी, वो 99 तक जयश्री बनर्जी रही, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के राकेश सिंह जीतते आए हैं। और क्योंकि वे इस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदस्य हो गए, लोकसभा से उनको हटा दिया गया, तो वे मंत्री बन गए। लेकिन उन्होंने जो नया चेहरा जिसको दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेहनत तो उनकी तरफ से होगी, क्योंकि इस बार जिनका आशीष दुबे उनका नाम है, वो नया चेहरा जरूर है, लेकिन वहाँ के लोगों का, क्षेत्र के लोगों का ऐसा कहना है कि वे पार्टी के चेहरे पर यानी कमल और मोदी पर निशान पर चुनाव हो रहा है, तो उनकी स्थिति उसके कारण मजबूत है। हालांकि कांग्रेस ही दिनेश यादव को मैदान में उतारा है और उनका बहुत ज्यादा प्रभाव वहां नजर नहीं आता। और पिछले चुनाव में भी हम देखें जब विवेक तन्खा जैसे बड़े चेहरे को राकेश सिंह ने शिकस्त दे दी थी, तो ऐसा नजर नहीं आता कि अभी, हालांकि वोट परसेंटेज को अभी हम यदि काउंट करें तो अभी वहां पर बहुत स्लो मतदान हुआ है। और अभी जिस तरह से सीटों पर जो रुझान हमें जो हम देख रहे हैं कि वोटों का जो डालने का जो लोगों का उत्साह अभी बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी के पहले यदि पहले चरण में ही सबसे ज्यादा सुबह के समय मतदान हो जाता है, वो मतदान ज्यादा बेहतर होता है। बनिस्बत देर 12 के बाद तो क्योंकि गर्मी हो जाती है तो लोग निकलने से पहले बहुत काफी खासकर जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं गर्मी से काफी हल्कान रहते हैं, तो वे थोड़ा कम जाते हैं। सुबह से अभी 7 बजे से जो मतदान केंद्रों पे जो कुछ हिस्सों में अच्छा वोटिंग भी हुआ है, लेकिन फिर भी ये कहना चाहिए कि अभी आशाजनक स्थिति में वोटिंग नहीं हो रहा है।
जी बिल्कुल। अगर बात की जाए ओबीसी कार्ड की, तो ओबीसी कार्ड खेलने से बीजेपी कहीं पर भी पीछे नहीं हटी है। आशीष दुबे पर जितना भरोसा जताया गया है, क्या ये भरोसा सही साबित होगा? क्योंकि सामने में भी दिनेश यादव हैं और दोनों की ही अगर राजनीतिक करियर की हम बात करें तो भाग्य का फैसला आज जनता करने वाली है। क्या कुछ होगा ये तो खैर रिजल्ट बताएंगे, लेकिन ओबीसी कार्ड कितना असरदार होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, देश में अभी जातिगत और सियासी गठबंधन जैसे इसको कहते हैं कि जाति के आधार पर भी सब कुछ तय होता है। लाख ये पूरी जनगणना का विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस तो इस तरह का जाति को फैलाना चाहती है, जातिवाद फैलाना चाहती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो इससे अछूते नहीं है। जहां भी सीटों की बातें होती हैं, जहां सियासी समीकरण देखे जाते हैं, वहां पर ये बात जरूर निकल करके आती है कि हम किस तरह से अपने, वही जैसे आपने पिछड़ा वर्ग की बात की, जबलपुर सीट की हम बात कर ले, तो पिछड़ा वर्ग की जब बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि साहब यहाँ से ज्यादा वोटिंग उनके पक्ष में हो जाएगा, दिनेश यादव पिछड़ा वर्ग से आते हैं या आशीष दुबे सामान्य वर्ग से आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें धीरे धीरे गुण होना चाहिए, क्योंकि पार्टियां भले ही इसको तय करें कि हम पिछड़ा वर्ग को महत्व दे रहे हैं, मुख्यमंत्री वहां से आना चाहिए और बाद में प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से है और अध्यक्ष मतलब तालमेल बनाने के लिए ब्राह्मण वर्ग से होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जनता को अब ये चीजें बहुत ज्यादा सुहाती नहीं है। वे इस पर बात करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट सक्षम है, किसके हाथों में अपना भविष्य सुरक्षित है, किसे हमें वोट दे करके अपना आने वाला स्थल सुधारना है, इस पर ज्यादा ध्यान होता है। अब जनता उस तरह से नहीं सोचती जो 52 के इलेक्शन थे, जो 70 के इलेक्शन थे, जो 80-90 के इलेक्शन थे। अब हम 2024 में बैठे हुए हैं, तो ये आधुनिक दौर का समय है, यहाँ पर जाति और वर्ग और ये सब मायने नहीं रखते। यहाँ पर ये महत्व रखता है कि किस कैंडिडेट में कॉम्पिटेंट है, कौन हमें आगे लेकर के जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टियां भले ही इस इक्वेशन पर काम कर, वो व्यक्ति के और अच्छे सक्षम नेतृत्व के साथ जाना चाहेगी। जी। मतदान की अगर हम बात करें नवीन जी, तो मध्य प्रदेश में इस वक्त कई ऐसी जगह है जहां पर 100% मतदान हुआ है, लेकिन कई जगहों पर अगर हम बात करें जैसे शहडोल है, बालाघाट है और भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर सीधे तौर पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। बहिष्कार मतलब नकारात्मकता और आक्रोश सीधे तौर पर जनता का देखने मिला है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनता ने साफ कहा हमारे घर में सड़क नहीं है, हमारे क्षेत्र में सड़क नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, हम क्यों सरकार चुने और क्यों वोट दें। देखिए, ये बात जो आपने कही है, मुझे भी इस तरह के समाचार मिल रहे हैं कि शहडोल जिले में कई जगह चुनाव बहिष्कार करने की खबरें हैं। बुढ़ार जनपद का एक उल्लेख हुआ है, कुछ गोडिन गांव के लोगों ने मतदान किया, लेकिन वे तोड़ार नाले पर पुल नहीं बनने से नाराज थे, वहां उन्होंने विरोध किया है। इसी के साथ कुछ खाम्बी ढोल करके कोई पंचायत है, वहां पर भी ग्राम पंचायत में भी लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। और भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, खासकर रामपुर है, उसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पडरिया करके कोई क्षेत्र है, वहां पर भी मतदान का बहिष्कार हुआ है। ग्रामीणों ने अपनी कुछ मांगे रखी थी और उस मांगों के कारण भी उन्होंने ये मतदान का विरोध किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतदान का विरोध करना या मतदान का बहिष्कार करना ये कहीं सही उचित कदम नहीं कहा जाता है, क्योंकि वोट देना ही एकमात्र एक कर्तव्य होता है भारतीय मनुष्य का। जिस तरह से इसको लोकतंत्र को, हम भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र कहते हैं, तो यदि इस तरह से आप वोट का मतलब बहिष्कार करेंगे तो वो बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि जितने कम वोट पड़ेंगे उतने गलत लोग भी चुन करके आ जाते हैं। यदि आप अच्छा वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, जैसे आपने कहा कि कुछ हिस्सों में खासकर कुछ बहुत छोटे छोटे ग्रामीण 6000 मतदाता, 8000 मतदाता, वहां पर 100% मतदान की खबरें आ जाती है, तो वो जरूर खुश करने वाली स्थिति है कि चलिए छोटे शहर में, छोटे गांव में सही, लेकिन लोगों में जागरूकता तो है, लोगों में इतना तो है कि वो मतदान करें। लेकिन जहां बहिष्कार की खबरें आती है, वहां हम सभी मीडिया के लोग कहें या सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को ये चाहिए कि हम
100% मतदान के प्रति प्रेरित करें। बहिष्कार एक मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये वक्त पर जब भी आंदोलन होते हैं, जब जिस तरह के राजनीतिक दलों को आंखें खोलने के लिए आंदोलन किए जाते हैं, उसके लिए उचित कदम है, परंतु मुझे नहीं लगता कि ये बहिष्कार कोई निर्णय उचित होता है और ये लोकतंत्र का हम सीधे सीधे अनादर कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की नवीन जी, तो इस वक्त जिस तरीके से अभी हमने जिक्र किया, मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है, तमाम दावे जो हैं सरकार के द्वारा किए गए हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर नहीं आई है, क्योंकि अगर हम केंद्र नेतृत्व की भी बात करें तो मध्य प्रदेश में कोई खास जनसभा की बात करें या प्रचार की बात करें या मध्य प्रदेश के मुद्दों को उठाने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश में बहुत पिछड़ी नजर आ रही है। जिस तरीके से मुद्दों को उठा सकती थी वो उठाए नहीं गए। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में अंतर कलह जो है वो साफ तौर पर मध्य प्रदेश में देखी गई। सबसे ज्यादा जो है अगर बात की जाए दूसरे दल में जाने की, दल बदल की जो राजनीति है वो भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिली। तो ये जो दल बदल की राजनीति है, क्या इसके दम पर चुनाव जीत सकती है बीजेपी? देखिए, दल बदल कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर कोई चुनाव जीते या हारे जाते हैं। ये बात सही है कि सरकार बन जाने के बाद, जब 2019 के इलेक्शन के बाद, आपने 18 के इलेक्शन हुए, उसके बाद 19 में जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश में घटित हुआ वो पहली बार हुआ था मध्य प्रदेश के इतिहास में। और इस तरह के दल बदल के बाद सरकार गिर गई कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी वापस सरकार में आ गई। लेकिन सवाल ये है कि जनता में कांग्रेस ने अपनी 18 वाली छवि इस लोकसभा के चुनाव में, यानी 5 वर्ष का जो उनको, भाई वो समय उनको दिया था जनता ने, तो जब जनता ने आपको मेजॉरिटी में ला दिया था, आप भले 5 सीट से जीते थे ऊपर या 10 सीट से आप जीत करके आए थे, लेकिन आपको वही परफॉर्मेंस 2023 में क्यों नहीं रख पाए आप? और 23 के चुनाव के बाद अब जब जाकर के आप 24 में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके नेताओं में ये घबराहट क्यों है? वो पार्टी छोड़ करके दूसरे दल में क्यों जाना चाहते हैं? या तो नेतृत्व की कमी है, या उन्हें पार्टी में पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा है, या उनके पास काम नहीं है। कुछ न कुछ ऐसा कारण है जो उसका हल तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को ही निकालना होगा। लेकिन हम यदि यहाँ चर्चा करें तो कांग्रेस ने एक सबसे बड़ी चूक ये कर दी कि लगातार युवा नेतृत्व को ही सब कुछ दे दिया। उसमें अनुभव की कमी होती है। एक पद यदि युवा को दिया जाता है तो एक अनुभव वाले व्यक्ति को दिया जाता है, ऐसा शुरू से होता आया है। लेकिन इस बार क्या हुआ, पार्टी अध्यक्ष जीतू पटवारी अभी बहुत युवा है, उन्हें ज्यादा अनुभव नहीं है। पहली 2 बार, 1 बार विधायक बनने के बाद तत्काल उन्हें अपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। दूसरा आप देखिए कि उमंग सिंगार, वो भी 2 बार के विधायक हैं और उन्हें आपने सीधे तौर पर लोकसभा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया। इसी तरह से हेमंत कटारे को भी आपने उपनेता बना दिया। तो जो सीनियर जो बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सियासत को जो समझते हैं, इन्हें प्रदेश में लोग जानते हैं, उन्हें आपने किनारे कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि सुरेश पचौरी ने पार्टी छोड़ी, बड़े कई विधायकों ने पार्टी छोड़ी, रामलाल मालवीय जो 4 बार के विधायक थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी, है ना। और इस तरह से कई प्रदेश के बड़े नेताओं को दल छोड़ करके जाना पड़ा। ये जो स्थिति बनी है, इसके पीछे हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वे अपने नेतृत्व से खफा है। और दूसरा इसमें यह भी देखिए आप कि राष्ट्रीय नेताओं का मध्य प्रदेश में रैलियां नहीं करना। आप बताइए, मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों पर जब जिनका आज मतदान हो रहा है, इनमें राहुल जी की कोई सभा बताइए, प्रियंका जी की कोई सभा बताइए, सोनिया जी की कोई सभा बताइए। मतलब यानी कहने का मतलब ये है कि अभी गिने चुने मौकों पर, यहाँ तक तो ठीक है, अपने स्टार प्रचारकों को भी पूरा पर्याप्त नहीं भेज पाए। और उनके पास जो उनके नेता हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो जीतू पटवारी हो चाहे उमंग सिंगार हो, वे अपना प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। आम जिन सभाओं को, जिन आम चुनाव में जिस तरह की सभाएं होती हैं, वो वैसी सभाएं नहीं दे पाए। और उसका नतीजा ये है कि अभी वे पिछड़ी हुई स्थिति में नजर आते हैं। ठीक है, जनता का मूड है, जैसा कि आपने कहा आयुषी जी, की जनता अपना मूड तय करती है। अभी परिणाम पर हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दिमाग में, जो जहन में, जो दिल और दिमाग में जो चीजें चलती हैं,
वे नेताओं के प्रचार के बाद ही मतदाता के दिल और दिमाग पर छाती है। तो वो बातें इन्होंने पूरे चुनाव में, जो चुनाव का इनको मौका मिला, विधानसभा का ये हार गए कोई बात नहीं, लेकिन जब से लेकर के अभी तक इनकी कोई तैयारी नजर नहीं आई। न वे सोशल मीडिया पर एक्टिव हो पाए, न वे कहीं रैलियों में नजर आए, उनका प्रचार भी पिछड़ा हुआ नजर आया, और तो और वे अपने छोटे और बड़े कार्यकर्ताओं को भी नहीं संभाल पाए, उन्हें बचा करके भी नहीं रख पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस इस पूरे लोकसभा चुनाव में पिछड़ी हुई है मध्य प्रदेश में। चलिए।